आपने अक्सर शरीर के अलग अलग हिस्सों में ट्यूमर के बारे में सुना होगा, जैसे किडनी में ट्यूमर, लिवर में ट्यूमर, पेट में ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर। आज हम ब्रेन ट्यूमर पर बात करेंगे। हमारे दिमाग में मोटे तौर पर दो तरह के ब्रेन ट्यूमर बन सकते हैं। एक जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं फैलते हैं, इस तरह के ट्यूमर में कैंसर के सेल्स नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरह का ट्यूमर कैंसर वाला होता है। ये बहुत तेज़ी से फैलता है और आसपास के हेल्दी सेल्स पर कब्जा करने लगता है और आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। इनका इलाज मुश्किल होता है, इसलिए समय पर बीमारी पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तभी मुमकिन है जब ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपको सही जानकारी हो। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से समझते हैं कि ब्रेन में ट्यूमर क्यों हो जाता है, कौन लोग ब्रेन ट्यूमर के ज़्यादा रिस्क पर हैं, ब्रेन ट्यूमर होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं और ब्रेन ट्यूमर से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ब्रेन सेल्स या ब्रेन की कोशिका जो होती है वो नॉर्मली ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं और फिर रेगुलेटेड वे में डाई करती हैं। ये एक नॉर्मल साइकिल होता है। लेकिन जब ब्रेन की कोशिकाओं का यानी कि सेल्स का डीएनए में कुछ परिवर्तन हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है तो ब्रेन सेल अनरेगुलेटेड वे में ग्रो करते हैं, जिससे कि वो ग्रो करते करते एक मास या ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। ब्रेन ट्यूमर के कारणों के संबंध में काफ़ी सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों का अभी भी मेडिकल साइंस में पूरी तरह से जवाब नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर आखिर एक एग्जैक्ट कारण की क्यों होता है, ऐसा हम लोकलाइज कर पाए वो नहीं है। ब्रेन ट्यूमर का रिस्क जो है वो अगर परिवार में फैमिली हिस्ट्री है ब्रेन ट्यूमर की, यानी कि जेनेटिक आनुवंशिक जो रूप से अगर हिस्ट्री है, तो उन लोगों में ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि कई जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, जिसमें परिवार में ये बीमारी ट्रैवल करती है। उसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर एक मेजर रिस्क फैक्टर है। अगर आप किसी भी रेडिएशन के एक्सपोजर में हैं तो ब्रेन ट्यूमर होने का रिस्क बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ भी 40-50 के बाद ब्रेन ट्यूमर होने का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि ब्रेन ट्यूमर्स बच्चों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से केमिकल्स जैसे कि पेंट, फ्यूल और कुछ तरल पदार्थ होते हैं जिनके संपर्क में आने की वजह से ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेन ट्यूमर होने पे कई प्रकार के लक्षण महसूस हो सकते हैं, जिसमें से सिर दर्द होना एक बहुत ही आम लक्षण है। अगर लगातार सिर दर्द बना रह रहा है, जो कि स्पेशली सुबह के समय ज़्यादा होता है, तो वो एक ब्रेन ट्यूमर का साइन हो सकता है। उसके अलावा उल्टी आना, सिम्टम्स जो होंगे उसमें ये भी डिपेंड करता है कि ट्यूमर का साइज़ कितना है और वो किस जगह पे लोकेटेड है ब्रेन में। अगर ट्यूमर दिमाग के आगे वाले हिस्से की तरफ है तो उसमें पर्सनैलिटी चेंजेस, मेमोरी चेंजेस, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके अलावा कई लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखे जाते हैं ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से। उसके अलावा कम सुनाई देना, कम दिखाई देना, विजन में प्रॉब्लम होना, ये सारे भी ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर नियमित रूप से ऐसे लक्षण कोई महसूस कर रहा है तो उनको काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए और अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर से बचने के लिए कोई ऐसा सटीक एक उपाय तो नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर हम ब्रेन ट्यूमर होने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं, जिसमें कि रेडिएशन से एक्सपोजर कम होना, अननेसेसरी एक्सरे और सीटी स्कैन को प्रिवेंट करना, उसके अलावा केमिकल पदार्थ के उस संपर्क में नहीं आना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि नियमित व्यायाम और अच्छा डाइट इंक्लूड करना, ये ब्रेन ट्यूमर को बचाने के तरीके हैं। अगर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो उसके इलाज के संबंध में इलाज डिपेंड करता है कि ट्यूमर का साइज़ कितना है और लोकेशन क्या है।
मोस्ट कॉमनली ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्जरी की जाती है, जिसमें कि न्यूरोसर्जन ब्रेन की ट्यूमर की सर्जरी करके उसको निकालते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट का पार्ट है कीमोथेरेपी और रेडिएशन। कई प्रकार के ट्यूमर्स में रेडिएशन और कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा और भी उपाय हैं, जैसे कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी और गामा नाइफ, जिसमें कि बिना ऑपरेशन के, बिना चीर फाड़ के भी ट्यूमर को ख़त्म या कंट्रोल किया जाता है। जो एडवांस थेरेपीज़ हैं उसमें इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज़ इंक्लूडेड हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अगर ट्यूमर के सिम्टम्स हैं तो उनको पहचान के उनका जल्दी से इलाज किया जाए, ताकि जो बीमारी है इनिशियल स्टेजेस में ही अगर पकड़ में आ जाती है तो उससे उसके इलाज में काफ़ी सहायता मिलती है और मरीज़ के लिए इन द लॉन्ग टर्म वो बेनिफिशियल रहता है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर बीमारी है। अगर आपको इसका कोई भी लक्षण महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें, बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। विटामिन डी खा रहे हैं पर असर नहीं हो रहा। एक्सपर्ट से जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। विटामिन डी शरीर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। हम जितना कैल्शियम खाते हैं उसे शरीर में अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। आमतौर पर विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, पर ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, जिसे दूर करने के लिए वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खाते हैं। मगर कई बार ये सप्लीमेंट्स काम नहीं करते। आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं और पता चलता है कि विटामिन डी का लेवल वही का वही है। क्यों होता है ऐसा, ये हमने पूछा डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। डाइटिशियन अमृता कहती हैं कि जब विटामिन डी के सप्लीमेंट्स सही से शरीर में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं तब वो असर नहीं करते। देखिए, मार्केट में 2 तरह के विटामिन डी सप्लीमेंट्स मिलते हैं, एक D2 और दूसरा D3। इनमें से D3 शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि आप कौन सा सप्लीमेंट कितनी मात्रा में ले रहे हैं। ये मात्रा व्यक्ति की उम्र, डाइट और हेल्थ पर निर्भर करती है। अगर आप रोज़ थोड़ी देर सुबह की धूप लेते हैं तो हो सकता है आपको कम विटामिन डी सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़े। वहीं अगर आप पूरा दिन घर में रहते हैं या कमरे तक सूरज की रोशनी नहीं आती है तब आपको ज़्यादा विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी इसे ठीक से अब्जॉर्ब होने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इसे बिना किसी फैट वाली चीज़ के साथ या खाली पेट ले रहे हैं तब ये सप्लीमेंट उतना असर नहीं करेगा। कई बार कुछ बीमारियां भी इस सप्लीमेंट को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं, जैसे सीलियाक डिजीज़ और क्रॉन्स डिजीज़। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है या नहीं, इसके लिए आप एक ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, अपनी डाइट को इग्नोर ना करिए। विटामिन डी के लिए धूप में बैठने के अलावा आप कुछ चीज़ें भी खा सकते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, छेना, चीज़, मशरूम, रागी, मछली और अंडे का सफ़ेद हिस्सा। एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के हरगिज़ मत लीजिए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। इस मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये चीज़ें खाइए। मौसम बदल रहा है और रात में हल्की हल्की ठंड तो लगने लगी है। ये साल का वो वक्त है जब लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं। खांसी, जुकाम, गला खराब, बुखार, ये सब लगा रहता है। इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे, ताकि आप बीमारियों और इन्फेक्शन से बच कर रहें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं, ये हमने पूछा डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन सी शरीर में वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के सैनिक हैं। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर पर हमला करता है, ये वाइट ब्लड सेल्स हमें बचाने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। विटामिन सी के लिए ताज़े फल और सब्जियां खानी चाहिए, खासकर खट्टे फल जैसे संतरा, आंवला और चकोतरा। आप बेरीज और केले, टमाटर, मिर्च, हरी मटर, ब्रोकली, गोभी, शिमला मिर्च और पालक भी खा सकते हैं। सर्दियों में आने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती हैं, जैसे मेथी और बथुआ। इम्यूनिटी बढ़ाने में अदरक भी मददगार है। अदरक में जिंजरोल्स और शोगोल्स जैसे कंपाउंड होते हैं जो शरीर की अंदरूनी सूजन कम करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियां जैसे कैंसर और दिल की बीमारियों का रिस्क कम करते हैं। अदरक खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और खांसी, जुकाम
जुकाम, फ्लू जैसी बीमारियां दूर होती है। डॉक्टर अनु आगे कहती हैं कि आप लहसुन की 1-2 कली भी खा सकते हैं। लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, यानी बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। इसे खाने से सर्दी, जुकाम और फ्लू से भी राहत मिलती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बादाम भी खाया जा सकता है। इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, साथ ही वायरल इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद करते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।